हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में एंशियन हिस्ट्री, जिसमें हम वैदिक काल को पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल में हमने उत्तर वैदिक काल की लास्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, और साथ में उत्तर वैदिक काल से या फिर कहें तो पूरे वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथों को हमने देखा था, और उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था उसको हमने देखा था। तो आज हम उत्तर वैदिक काल को आगे प्रोसीड करेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। उनकी राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, तो इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन को समझने के लिए हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। तो राजनीतिक जीवन से हम यह अंदाज लगा सकते हैं किसी भी अगर किसी की राजनीति को देखना है तो राजनीति के लिए सबसे पहले स्थायित्व की भावना है, वह जरूर होनी चाहिए। तो कोई चीज़ अगर स्थायी है या जिंदगी में स्थायित्व है, तभी राजनीतिक जीवन क्या है, उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो जब हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था, तो ऋग्वैदिक काल में यह लोग जो थे, आर्य जो थे, कबीलों में विभक्त थे। और कबीले क्या थे, छोटे छोटे कबीले थे, और यह क्या थे, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर पशुचारण के लिए जाते रहते थे। तो इनके जीवन में स्थायित्व नहीं था, जिसकी वजह से राजनीतिक जीवन था इनका बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे में राजा की भी परिकल्पना जो होती थी वह सिर्फ युद्ध मात्र के लिए होती थी। जब युद्ध होते थे तो कुछ देर के लिए जो आर्य थे वो अपना राजा किसी को भी चुन लेते थे। लेकिन चूंकि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जब क्या है, लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज होने की वजह से क्या है, कृषि जो है, कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा और कृषि का महत्व बढ़ने लगा। तो जब कृषि का महत्व बढ़ने लगा तो कृषि के महत्व के साथ ही क्या है, जो जमीन थी, जमीन की कीमत या फिर जमीन का भी महत्व जो है बढ़ने लगा। और जब जमीन का महत्व बढ़ने लग जाता है तो तब क्या है, जमीन पर एकाधिकार करने की सबकी बराबरी में होड़ होने लग जाती है। तो इसी प्रकार से जो राजा है, राजा पावरफुल होता चला जाता है धीरे धीरे। और जमीन पर क्या है, जब जमीन के स्थायित्व हो जाता है तो राजा धीरे धीरे पावरफुल होने लग जाता है और वह टैक्स लेने लग जाता है। अब राजा का जो रूप है वह इस समय पर क्या है, एक बड़े रूप में निखर के सामने आता है। तो अब राजा का महत्व बढ़ जाता है और राजा क्या करने लग जाता है, जो पहले कबीले थे वह भी स्थायी हो जाते हैं और जो छोटे छोटे कबीले थे वो जनपद बन जाते हैं। और इसी प्रकार से क्या हो जाता है, एक राष्ट्र की भावना का विकास जो है हो जाता है। तो राष्ट्र की या राज्य की परिकल्पना थी वह भी सामने खुलकर आ जाती है। तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि किस प्रकार से जब भूमि का महत्व बढ़ जाता है तो किस प्रकार से राजा क्या है, अधिक पावरफुल होता चला जाता है। इसी के साथ जब राजा पावरफुल हो जाता है तो राजा के कर्तव्य और जो राजा का एकाधिकार है वह भी क्या है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्र या राज्य की परिकल्पना की, तो राष्ट्र या राज्य की जो परिकल्पना है वह उत्तर वैदिक काल से ही सामने आ जाती है। और बाद में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल का जब समाप्त होता है तो धीरे धीरे से किस प्रकार से 16 महाजनपदों का उदय होता है। तो यहाँ हम राजनीतिक जीवन की विशेषता की बात करें तो राजनीतिक जीवन जो था, जब ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था तो जो आर्य थे वह छोटे छोटे कबीले, और उन कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। तो जो राज्य थे या फिर कहें तो आर्य जो थे, छोटे छोटे कबीले या फिर जनों में विभक्त होते थे। और वही जन क्या है, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वही जन, छोटे छोटे जन मिलकर क्या है, कई जन एक साथ मिल जाते थे या फिर कई कबीले एक साथ मिल जाते थे, और कई जनों से मिलकर या कबीलों से मिलकर क्या बनता था, जनपद का निर्माण होता था। तो कबीले जो मिलकर क्या बनाते थे, जनपद, और जनपद ही क्या होता था, एक राज्य की परिकल्पना या फिर राष्ट्र की परिकल्पना के रूप में उभर के सामने आता है। तो इनमें कुछ जो कबीले हैं, जैसे एक पुरु था, एक पुरुजन और साथ में भरत जन या फिर कहें तो कबीले। तो पुरु कबीला और भरत कबीला या फिर पुरुजन या भरत जन, यह दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया था, कुरु जनपद का निर्माण किया था। तो कुरु जनपद, तो कुरु यही क्षेत्र था, जो कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र जो था उसी को क्या, कुरु जनपद के रूप में निखर के सामने आता है। किनके मिलने से, एक भरत जन के और पुरु जन, ये दो छोटे छोटे कबीले थे, इनसे मिलकर क्या बनता है, कुरु जनपद बनता है। तो कुरु जनपद की बात करें या फिर कहें तो हम इसको कुरुक्षेत्र के रूप में देखें, तो कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र था इसकी जो प्रारंभिक राजधानी जो थी वह सांसदीबाद थी। तो जो कुरु जनपद था उसकी प्रारंभिक राजधानी सांसदीबाद थी, वह बाद में चलकर सांसदीबाद से हस्तिनापुर में क्या हो जाती है, स्थानांतरण हो जाती है, और उसकी राजधानी सांसदीबाद से हस्तिनापुर पहुंच जाती है। लेकिन हस्तिनापुर के बाद उसकी राजधानी कहाँ हो जाती है, कौशाम्बी में इसकी राजधानी, कुरु जनपद की राजधानी कौशाम्बी में स्थानांतरण हो जाती है। तो सबसे पहले प्रारंभ में इसकी राजधानी सांसदीबाद थी, फिर वह ट्रांसफर होके
पहुंच जाती है हस्तिनापुर और उसके बाद चली जाती है कौशाम्बी। तो 950 बीसी के आसपास क्या था, जो हस्तिनापुर जो था, या फिर कहें तो कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध भी इसी कुरु जनपद में देखने को मिलता है। तो 950 बीसी में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध यहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद जो था, अथर्ववेद में राजा परीक्षित का जो है जिक्र होता है। तो राजा परीक्षित जो थे उनका जिक्र हुआ है। इसको मृत्यु लोक के देवता के रूप में बताया गया है। और यह कहाँ राज करते थे, जो राजा परीक्षित थे वह इसी कुरु जनपद में राज करते थे। तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित का भी क्या है, जिक्र हुआ है। लेकिन जो प्रारंभ में जब इसकी राजधानी सांसदी बात थी, उसके बाद हस्तिनापुर जो है स्थानांतरण हो जाती है, तो वहीं पर एक राजा और उभर के आते हैं जिनका नाम था निचच्छू। तो निचच्छू जो राजा थे यह उभर कर आते हैं। और यही जो कुरु जनपद था इसकी राजधानी को क्या है, जब राजधानी हस्तिनापुर थी तो इन्हीं के समय पर क्या है, हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाती है निचच्छू के समय पर, और बाढ़ से क्या हो जाता है, हस्तिनापुर तबाह हो जाता है। और उस समय पर इसकी राजधानी को निचच्छू कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कौशाम्बी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले सांसदीबाद, फिर हस्तिनापुर, और निचच्छू कौन ले जाता है, कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी में निचच्छू इसकी राजधानी को ले जाते हैं। एक और जनपद की बात करें तो तुर्वस, जो तुर्वस कबीला था, या फिर तुर्वस जो छोटा सा कबीला था, और साथ में क्रीवी जन या फिर छोटा कबीला था। तो तुर्वस और क्रीवी जो हैं, इन दोनों को मिलाकर एक जो जनपद बनता है वो है पांचाल जनपद। इनको जनपदों को हम बाद में चल के, जब महाजनपदों का युद्ध 600 बीसी के बाद होता है, वहाँ हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो तुर्वस और क्रीवी जो छोटे छोटे जन थे, इन दोनों से मिलकर क्या है, पांचाल जनपद का है निर्माण होता है, या फिर पांचाल जनपद बनता है। तो पांचाल जनपद था, यह सबसे बड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण भी इसी में उत्तर वैदिक काल में जो है उभर के ये आता है। और बाद में जब 16 महाजनपदों का उदय होता है तो उस टाइम पर यह एक विशाल जनपद के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो हम देख रहे हैं इनका राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में राजा का प्रभाव कैसे कैसे बढ़ा और राजा जो है शक्तिशाली कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण यह जो था, राजा की दैवीय उत्पत्ति का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, या फिर हमने लास्ट वीडियो में जब पढ़ा था, तो ब्राह्मण ग्रंथों को, जो वेद थे, चारों वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का क्या हुआ था, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो ऐत्रेय ब्राह्मण था वह ऋग्वेद के लिए समझने के लिए बनाया गया था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सामने आता है। तो राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो था वह यही था कि राजा जो है एक आम मानस नहीं है, और उसको क्या है, भगवान ने खुद नीचे भेजा है, किसके लिए, राज करने के लिए। इसलिए राजा की, उसको ऐसा माना जाता था कि वह देवताओं की वजह से उत्पत्ति है उनकी। तो ऐसे ही इसका क्या है, दैवीय उत्पत्ति का जो जिक्र मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो यहाँ से अंदाज लगाया जा सकता है कि जो राजा थे वह कितने प्रभावशाली बाद में होते चले गए। अगर बात करें हम, तो यहीं पर क्या है, 5 राजाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो 5 राजा जो थे उनका उल्लेख देखने को मिलता है, और यह जो 5 राजा थे वह भारतवर्ष में क्या है, अलग अलग, या फिर कहें तो 5 दिशाओं में अलग अलग राज करते थे। तो 5 दिशाओं में 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, और इनका जो है नाम वह 5 दिशाओं में अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर की, तो नॉर्थ में जो यह राजा होता था उसको विराट के नाम से बुलाया जाता था। तो नॉर्थ में जो राजा होता था उसको विराट के नाम से बुलाया जाता था। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भोज, तो आपने कहानी सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हालांकि वह इससे क्या है, वह इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ में जो राजा राज करता था उसका नाम विराट रख दिया जाता था, या फिर विराट उसको बोलते थे। जो साउथ में राज करता था उसको बोलते थे भोज। और अगर हम पूर्व की बात करें तो ईस्ट में जो होता था उसको सम्राट के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम वेस्ट या पश्चिम की बात करें तो उसको स्वराट के नाम से जाना जाता था। तो साउथ में भोज, नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट, और वेस्ट में स्वराट। और साथ में जो केंद्र में जो राजा होता था उसको राजा के नाम से ही बुलाया जाता था। तो यह 5 राजा जो थे अलग अलग राज्यों पर राज करते थे। लेकिन जो राजा या फिर जो भी व्यक्ति इस पूरे 5 राजाओं के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता था, और वह उन 5 को हरा के या फिर उनको पूर्ण रूप से विजय में या फिर स्थापित जब अपना हासिल कर लेता था, तो वह अपने आप को एक राट के नाम से पुकारने लगता था, या फिर उसको एक राट के नाम से जाना जाता था। तो जब राजा
पांचों पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता था, पांचों दिशाओं में, तो उसको एकराट के नाम से जाना जाता था। हालांकि अगर हम बाद में बात करें बाद के इतिहास की, तो महापद्मनंद एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी, या फिर उन्हें एकराट के नाम से बुलाया जाता था। हालांकि जो महापद्मनंद थे वह वैदिक काल से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन बाद के साहित्य में जो है महापद्मनंद को किसके नाम से जाना जाता है? एकराट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे राजा की, क्योंकि राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि राजा क्या है, कैसे महत्वपूर्ण होता चला गया और राजनीति में किस तरह से विकास होता है। तो राजा के लिए कई प्रकार के जो है यज्ञ किए जाते थे। तो वैदिक काल में राजा के लिए, राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो है किए जाते थे। तो उन यज्ञों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ की बात करें तो एक आता है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध जो यज्ञ है, माफ कीजिएगा, तो अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था वह राजा के विस्तार हेतु होता था। तो राजा जब राज्य का विस्तार करना होता था, तो राजा के राज्य में विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक सफेद घोड़ा जो है उसको छोड़ दिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में जब यज्ञ शुरू होता था, तो राजा के द्वारा क्या है, एक राजा जो है अपने प्रदेश से एक सफ़ेद घोड़ा छोड़ देता था, और वह घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता था, वह जिन राज्यों में भी जाता था, और अगर वहाँ पे उस घोड़े को नहीं पकड़ता था कोई भी, और वह घोड़ा स्वतंत्र रूप से फ्री में मतलब स्वतंत्र रूप से घूमकर आ जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि यह जो राजा है, इसके जो एरिया है वहाँ तक, जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक उसका एरिया मान लिया जाता था, और जहाँ भी इस घोड़े को बंदी बना लिया जाता था वहीं पर युद्ध की घोषणा हो जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा दौड़ाया जाता था, जो कि क्या होता था, राजा की शक्ति या फिर राजा के राज्य क्षेत्र में विस्तार के लिए दौड़ाया जाता था। जहाँ जहाँ तक वह घोड़ा जाता था और स्वतंत्र रूप से घूमता था, तो वह राज्य क्या है, राजा के अधीन मान लिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु किया जाता था, और यह राजा की शक्ति का जो है घोतक होता था। उसके बाद करें नेक्स्ट यज्ञ की, तो राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ जो है वह राजा के लिए प्रतिष्ठा व सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ जो करवाया जाता था वह राजा की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता था। और राजसूय यज्ञ में जो था 17 नदियों का पानी लाया जाता था। तो राजसूय यज्ञ का जब संपन्न कराया जाता था, तो उस टाइम पर 17 नदियों से पानी लाया जाता था, जिसमें से सरस्वती नदी का जो पानी था उसको सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण माना गया है, और सरस्वती नदी को पवित्र बताया गया है। तो यह यज्ञ 1 साल तक चलता था। तो अश्वमेध यज्ञ में राजा की प्रतिष्ठा व सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता था, और इसमें 17 नदियों का जल जो है लाया जाता था। अब हम बात करें नेक्स्ट यज्ञ जो राजा की शक्ति के लिए था, वह था वाजपेय यज्ञ। तो जो वाजपेय यज्ञ था, यह राजा को नव यौवन प्रदान करने हेतु करवाया जाता था। तो वाजपेय यज्ञ नव यौवन राजा को प्रदान करने के लिए कराया जाता था, और इसमें यह एक प्रकार से घुड़दौड़ थी। तो यह एक प्रकार की घुड़दौड़ थी, जिसमें क्या था, राजा का रथ जो है, घोड़ा राजा के रथ को खींचता था, और इसमें बहुत सारे जो घोड़े और रथ थे जो भाग लेते थे। लेकिन इसमें होता क्या था, होता यह था कि चाहे राजा का घोड़ा कुछ भी हो या चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन राजा का घोड़ा जो है सबसे आगे रहता था। तो राजा का घोड़ा सबसे आगे दौड़ता था, और बाकी जो लोग थे उनके घोड़े जो है पीछे दौड़ते थे। तो ऐसे में क्या है, इसमें निश्चित ही राजा की जीत जो है करवानी होती थी। और राजा की जब जीत हो जाती थी, तो वह क्या था, राजा इसको एक तरह से उसको नव यौवन मिलता था, और राजा को यह लगता था कि मैं अभी क्या है, पूर्ण रूप से यंग हूँ, और इस प्रकार से इसमें क्या है, घोड़े को आगे राजा का ही घोड़ा जीतता था, जिसमें राजा के घोड़े को आगे दौड़ाया जाता था। तो वाजपेय यज्ञ, इसको खान पान वाला यज्ञ भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल का ओलंपिक इसी जो उत्तर वैदिक काल का एक कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल का ओलंपिक किसे कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल का जो ओलंपिक था वह वाजपेय यज्ञ होता था। और क्योंकि यह ओलंपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो राजा का था उसमें रथ दौड़ाया जाता था, और राजा का रथ ही क्या है, सबसे आगे आता था। तो वैदिक काल का ओलंपिक वाजपेय यज्ञ। अब नेक्स्ट यज्ञ की बात करें तो अग्निष्टोम यज्ञ जो है वह कराया जाता था। तो अग्निष्टोम यज्ञ जो था वह राजा की शक्ति के विस्तार के लिए कराया जाता था। तो अग्निष्टोम यज्ञ राजा की शक्ति के विस्तार के लिए कराया जाता था, और इसमें होता क्या था, तो इसमें होता था कि पशु बलि दी जाती थी। तो यज्ञ में क्या है, पशु बलि दी जाती थी, और पशु बलि जो है, पशु की बलि की जो आहुतियां दी जाती थी, उसमें ऐसा माना जाता था कि जब हम यज्ञ में पशु बलि की आहुति देंगे तो इससे हमारे राजा का क्या है, राजा का शक्ति का विस्तार होगा, और राजा की शक्ति का विस्तार होगा
और यह क्या है, जब पशु बलि की आहुतियां हैं वो भगवान तक पहुंचेंगी और भगवान की जैसे जिस प्रकार से दैवीय उत्पत्ति राजा की थी तो राजा को और शक्ति प्रदान करेगा। तो अग्निष्टोम यज्ञ जो था राजा की शक्ति के विस्तार के लिए किया जाता था और इसमें क्या है, पशु बलि की आहुतियां दी जाती थी। अब राजनीतिक जीवन, चूंकि राजा का महत्व बढ़ने लगा, राजा की शक्ति का विस्तार होने लगा और भूभाग पर दावा करने वाले लोग बढ़ने लगे, तो ऐसे में राजा की जिम्मेदारी भी क्या है, बढ़ जाती हैं। तो राजा की जिम्मेदारी जब बढ़ जाती हैं तो राजा क्या करने लगता है, इनका फायदा उठाने लगता है। तो जब राजा को हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कि राजा को स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था, जिसको हम बलि के नाम से जानते थे। तो स्वेच्छा से जब राजा को उपहार देते थे, अब वह उपहार जो है उत्तर वैदिक काल के आते आते वह स्वैच्छिक ना होकर वह क्या हो गया, जरूरी हो गया और उसको एक तरह से टैक्स के रूप में वसूले जाने लगा और लोगों के ऊपर उसको क्या है, अधिरोपित कर दिया गया। अब क्या है, राजा जो बलि पहले स्वेच्छा से राजा को दी जाती थी, अब वह उसने क्या कर दिया, उसको जरूरी कर दिया और वह टैक्स के रूप में इसको वसूलने लगा। तो टैक्स के रूप में या फिर भाग या फिर कर, तो इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। कर भाग बलि जो है राजा को देते थे। अगर हम बात करें कि जो टैक्स लेते थे उसके लिए राजा ने क्या किया, अपने अधिकारी भी नियुक्त करना शुरू कर दिया था उत्तर वैदिक काल में। तो जो भागदुक था, भागदुक जो था वह टैक्स का अधिकारी होता था जो कि टैक्स वसूलता था। तो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को भागदुक कहा जा गया है। साथ ही में एक कोषाध्यक्ष होता था, जो कोषाध्यक्ष होता था, जो टैक्स का क्या है, संग्रहीता होता था, उसको क्या है, कोषाध्यक्ष को किस नाम से पुकारा जाता था, संग्रहीता। तो भागदुक टैक्स वसूलने वाला अधिकारी और कोषाध्यक्ष जो होता था उसको संग्रहीता के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के समाज की। तो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था, तो समाज में हम किसी भी समाज को अगर किसी को समझना है तो वहाँ की स्त्रियों का जो है दशा को समझेंगे और साथ ही क्या है, वहाँ में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, भेदभाव कैसा था, वह सारी चीज़ों को समझने के लिए समाज, अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तो समाज क्लियर हो जाता है। तो उत्तर वैदिक काल के समाज की हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था का जो उदय था, हालांकि वह ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था और हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में या फिर कहें तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था वह बहुत बाद में जोड़ा गया। तो वह क्या है, अगर स्टार्टिंग में ऋग्वेद की बात की जाए तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी वह काम पर आधारित थी। जिस प्रकार से काम होता था उसी प्रकार से उसको वर्ण के रूप में मान लिया जाता था। चूंकि 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का बाद में जोड़ा गया, तो इस टाइम पर आते आते धीरे धीरे क्या हो गया, जो वर्ण व्यवस्था थी वह अपने चरम पर पहुंच जाती है। हालांकि ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन मिलता है, लेकिन 10वें मंडल में शूद्र को बाद में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या है, अपने चरम पर पहुंच जाती है और यह जातीय आधार पर हो जाती है। और शूद्र की बात करें तो शूद्र को क्या बताया गया है, शूद्र जो चौथे प्रकार का जो वर्ण था जिसको 10वें मंडल में स्वीकार किया गया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों में जो शूद्र जो है पहले वाले 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सेवक के रूप में जाना जाता है। तो शूद्र जो थे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सेवक के रूप में जाने जाने लगे उत्तर वैदिक काल में। साथ ही जो शूद्र थे उनका उपनयन संस्कार जो है बंद कर दिया गया। अगर हम उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार यह एक प्रकार का संस्कार होता है जिसमें क्या है, जब व्यक्ति को जनेऊ पहना दिया जाता है और जनेऊ पहनाने के बाद उसको शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता है या फिर गुरु के पास आश्रम में भेजा जाता है, तो वह होता है उपनयन संस्कार। तो शिक्षा के लिए भेजने से पहले जब उसको जनेऊ पहनाकर उपनयन संस्कार करके शिक्षा के लिए भेजा जाता है, तो वह उपनयन संस्कार भी शूद्रों का बंद कर दिया था और शूद्रों को एक तरह से सेवक के रूप में देखा जाने लगा। चारों वर्णों के कार्य की बात करें तो यह चारों वर्णों के कार्य जो थे वह भी अलग अलग हो गए थे। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट होता था और ब्राह्मण को माना जाता था राजा का सलाहकार। तो राजा का सलाहकार या पुरोहित जो था वह ब्राह्मण होता था। उसके बाद बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय जो कि उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई थी, तो उसको माना जाता था, क्षत्रिय जो था वह राज्य का सेवक या फिर सैनिक के रूप में होता था। तो राज्य का संरक्षक या सैनिक के रूप में क्षत्रिय को देखा जाने लगा या फिर वह राज्य का रक्षक होता था। अगर बात करें वैश्य की, तो वैश्य जो थे वह इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले वैश्य करता था, क्योंकि वैश्य जो था वह खेती करता था। तो वैश्य खेती करता था, उत्पादन करता था और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वैश्य वर्ग ही दिया करता था। उसके बाद शूद्रों की बात किया जाए तो शूद्र जो थे अन्य तीनों वर्गों के सेवक के रूप में देखा जाता है।
साथ ही बात करें शतपथ ब्राह्मण की, तो हमने देखा था कि यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊपर बताया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शतपथ ब्राह्मण में, क्योंकि क्षत्रिय जो थे राज्य के रक्षक होते थे, तो इनको क्या है, ब्राह्मणों से ऊपर शतपथ ब्राह्मण में माना गया है। साथ ही बात करें वैदिक की समाज की, तो समाज में द्विज जो है, तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ये तीन वर्ण थे, तीनों वर्णों को मिलाकर इनको क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। अगर द्विज को देखा जाए तो द्विज जो है द्वे प्लस जा से मिलकर बना है, जिसमें द्वे का मतलब है दो और जा का मतलब है जन्मा हुआ। तो जो व्यक्ति 2 बार जन्मा हुआ है उसको द्विज कहा गया है। तो 2 बार जन्मे से मतलब यह है कि 2 बार जन्म का मतलब यह है, जब व्यक्ति अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है तो वह एक पशु के समान होता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बाद में जब उसका उपनयन संस्कार करके उसको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जाता है, जब उसको संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, तब उसको ऐसा माना जाता है कि वास्तविक मनुष्य जो है संस्कार पाने के बाद यह बना है। तो जब संस्कार पाने के बाद वो वास्तविक मनुष्य बन जाता था, तो उसको ऐसा माना जाने लगा कि वह क्या है, उसका जन्म पुनः हुआ है। तो इस प्रकार से इनको द्विज कहा जाता था। और द्विज सिर्फ इन तीनों को ही इसलिए कहा जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, क्योंकि यही तीनों का उपनयन संस्कार होता था और यही बाद में जाके उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण करते थे और इनको संस्कार प्राप्त हो जाते थे। क्योंकि जो शूद्र थे, शूद्रों का उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में बंद कर दिया गया था, तो वह शिक्षा के लिए नहीं भेजे जाते थे, इसलिए इनको द्विज में काउंट नहीं किया गया है। तो द्विज जो है इन तीनों को मिलाकर बनता है क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। अब बात करें उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। तो उत्तर वैदिक काल में अगर स्त्रियों की दशा की बात करें, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है धीरे 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 कर टूटने लगी थी। तो स्त्रियों की दशा बदतर होने लगी थी। अगर ऋग्वैदिक काल में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी और जो है स्त्रियां जो थी अपने पसंद का वर चुन लेती थी, पढ़ाई के लिए भी उनको भेजा जाता था। लेकिन बाद में चलकर स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में और उनको गुरु के समीप नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। तो स्त्रियों की दशा में जो नियोग प्रथा थी वह भी प्रचलन में रही थी। अगर यहाँ देखें कि स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों में मैत्रायणी संहिता आती है एक। तो स्त्रियों की दशा को पढ़ने के लिए एक मैत्रायणी संहिता है। तो मैत्रायणी संहिता जो है उसमें ऐसा माना गया है, स्त्री को 3 बुराइयों में गिना गया है। तो स्त्रियों को बुराइयों में गिना गया है, जिनमें क्या है, स्त्रियों की तुलना की गई है सुरा जो थी शराब, पासा जो है जुआ और तीसरी बुराई स्त्री। तो 3 बुराई जो थी, उन तीनों बुराइयों में स्त्री को शामिल किया गया। एक बुराई सुरा या शराब होती थी, दूसरी पासा या जुआ और तीसरी बुराई जो थी समाज की वह स्त्री को माना जाने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है गिरती चली जाती है। साथ ही बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में स्त्री को समस्त दुखों का कारण भी बताया गया है। तो स्त्री को ऐसा माने जाने लगा कि वह क्या है, सभी दुखों का कारण क्या है, स्त्री ही है। ऋग्वैदिक काल में बात करें तो ऋग्वैदिक काल के अंत में आते आते ऐसा तो था कि पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए जो है पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश की जाती थी। हालांकि स्त्री को गलत वहाँ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जब अथर्ववेद में और बाद में देखेंगे तो स्त्रियों को क्या है, पुरुष की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते थे। और अगर स्त्री का जो है या लड़की का जन्म होता था तो उसको समस्त दुखों का कारण बताया जाता है। तो अथर्ववेद में स्त्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है। और लड़कियों का जो है उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में, और उनको उपनयन संस्कार न करके गुरुओं के पास शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था। साथ में बात करें तो बृहदारण्यक, तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें बताया गया है, एक संवाद आता है और एक कन्वर्सेशन आती है जिसमें एक विदुषी जो थी, महिला विदुषी, जिसको कहें तो महिला विद्वान गार्गी। तो गार्गी एक महिला विद्वान थी और वहीं थे एक याज्ञवल्क्य जो थे पुरुष विद्वान। तो गार्गी जो थी महिला विद्वान थी और याज्ञवल्क्य जो थे पुरुष विद्वान थे। तो इनका बाद जो है बृहदारण्यक में आता है। तो जब इनकी कन्वर्सेशन आती है तो उसमें जब याज्ञवल्क्य जो थे वह कहते हैं विदुषी गार्गी से कि आप मुझसे ज़्यादा बहस ना करो, अगर मुझसे ज़्यादा बहस करोगी तो गदा से आपका सिर फोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसको स्त्री को धमकाने की चीज़ जो है सामने आती है। तो वहाँ से क्या है, स्त्रियों की दशा का अंदाज लगाया जा सकता है। साथ में बात करें शतपथ ब्राह्मण की, तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें स्त्री को अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है। तो जब स्त्रियों की हालत मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की हालत जो है वह
उसमें गिरावट आई थी, लेकिन जब मध्य भारत में जाके देखेंगे तो स्त्रियों का क्या है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पे देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का, जिसमें क्या बताया गया, स्त्री को अर्धांगिनी अर्थात आधा अंग बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। साथ में बात करें नियोग प्रथा, तो नियोग प्रथा को हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से जब स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी जो शादी थी वह उसके देवर से कर दी जाती थी, और वह शादी सिर्फ तब तक वैलिड होती थी तब तक कि उससे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती थी। तो जब एक संतान की प्राप्ति हो जाती थी तब उस शादी को पूर्ण मान लिया जाता था और वह शादी वहीं खत्म हो जाती थी। तो ये जो नियोग प्रथा थी वह अब भी प्रचलन में थी उत्तर वैदिक काल में भी। साथ में बात करें तो स्त्रियों का जो बाल विवाह है वह उत्तर वैदिक काल में किया जाने लगा, और सभा और समिति, और सभा और समिति जो दो समितियां होती थी जो कि राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, उनमें भी स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। तो ऋग्वैदिक काल में इनको सभा और समितियों में स्त्रियां जाया करती थीं, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो अपने उत्तरार्ध की तरफ जब वैदिक काल चलता है तो वहां पर स्त्रियों के जाने से रोक लगा दी जाती है। सती प्रथा और पर्दा प्रथा, तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा का जो प्रचलन था वह अभी भी शुरू नहीं हुआ था, और सती प्रथा और पर्दा प्रथा थी वह वैदिक काल के, चाहे वह ऋग्वैदिक काल हो चाहे वह उत्तर वैदिक काल हो, इसमें प्रचलन में नहीं थी। तो पर्दा प्रथा और सती प्रथा दोनों प्रथाएं ऐसी थीं जो प्रचलन में नहीं थीं, लेकिन जब मध्य इतिहास में हम जाएंगे तो वहाँ जाके सती प्रथा और पर्दा प्रथा का क्या है देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्त्रियों की दशा में, तो स्त्री जो थी, कुछ स्त्रियां विदुषी थीं, जो विद्वान या विदुषी कहें तो कुछ स्त्रियां विदुषी थीं, जिनमें घोषा, एक स्त्री का नाम था घोषा, दूसरी का नाम सिकता, एक अपाला और चौथी विश्वपाला। तो घोषा, सिकता, अपाला और विश्वपाला, यह चार विदुषी थीं, स्त्री विदुषी, जो कि ऋग्वैदिक काल में थीं। तो ऋग्वैदिक काल में यह चार विदुषियों का जिक्र आया है। अगर उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मात्र दो विदुषी, एक गार्गी जिसका हमने संवाद पढ़ा था, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, तो एक गार्गी और एक मैत्रेयी, यह दो विद्वान विदुषी जो हैं उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन समझ आया होगा, साथ ही किस प्रकार से राजाएं जो हैं पांचों दिशाओं में होते थे और राजा की शक्ति का विस्तार कैसे होने लगता है, और राजा का प्रभाव बढ़ाने के लिए किस प्रकार से यज्ञ किए जाते थे, और फिर हमने देखा समाज जिसमें स्त्रियों की दशा के बारे में देखा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें जो है बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।